हे गाइस, दिस इज़ पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और ऑसम लिमिटेड सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इस सीरीज़ का नाम है बेसिकली न्यू एवेंजर्स इल्यूमिनाटी। तो इसके टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे कि सीरीज़ कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देते चलूँ कि इल्यूमिनाटी आखिरकार है क्या, और जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है तो मैं उनको बता देता हूँ कि इल्यूमिनाटी बेसिकली मार्वल की एक ऐसी टीम है जिसके बारे में अभी हमें, अगर हम अपनी टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं तो अभी हमें न्यू एवेंजर्स की जो लास्ट हमारी सीरीज़ गुजरी थी उसके अंदर हमें इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस दिखाया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट, चार्ल्स एक्जेवियर, डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर रीड रिचर्ड और नेमोर, इन सब से मिली हुई एक बनी टीम है। और इसका नाम है बेसिकली इल्यूमिनाटी। और इस टीम के बारे में मार्वल कॉमिक्स के अंदर कोई भी नहीं जानता है, और ये सिर्फ इन 6 तक के महदूद है। और ये लोग बेसिकली मार्वल यूनिवर्स के अंदर आने वाले ख़तरों पे या बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों पे अपने तरह से नज़र रखते हैं, उससे निमटते हैं। और हमें पता है कि जब सेंट्री जो है वापसी लौट कर आया था तो आयरन मैन ने इस टीम को असेंबल किया था उससे निमटने के लिए। और साथ ही साथ प्लेनेट हल्क पे भेजने का जो फैसला था हल्क को, वो भी इल्यूमिनाटी ने ही खुद से किया था। और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट हुआ था, और वो तभी इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स के पीछे पड़ा हुआ था हल्क। तो इसी के साथ जो है मार्वल ने जो है 2007-8 में ये लिमिटेड सीरीज़ शुरू करी थी। और इसके अंदर इसने हमें बताया था कि ये जो इल्यूमिनाटी है ये बेसिकली अभी से नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले से काम कर रही है। और इसका मैं पहले एक वन शॉट शेयर कर चुका हूँ जो कि तकरीबन 40 पेजेस का एक कॉमिक था, और उसके अंदर पूरा ओरिजिन बताया गया था इल्यूमिनाटी का कि वो कब से काम कर रही है। और इनिशियली इसके अंदर ब्लैक पैंथर भी था, लेकिन ब्लैक पैंथर जो था इस टीम के पहले ही दिन उसने मना कर दिया था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला जिसमें हम लोगों की ज़िंदगियों के बारे में फैसला करेंगे, और उसने ये टीम छोड़ दी थी। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा जो है पहले वो इल्यूमिनाटी का वन शॉट देख लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको देख के मज़ा आ जाएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो गाइस, बेसिकली इस सीरीज़ की जो है ये लिमिटेड सीरीज़ के 5 इश्यूज़ हैं, लेकिन ये इश्यूज़ एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इन इश्यूज़ के अंदर हमें दिखाया गया है कि इतने सालों से इल्यूमिनाटी जो काम कर रही है मार्वल कॉमिक्स के अंदर वो क्या काम कर रही है। मतलब वो लोग जो हैं इतने सालों से बने हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर रहे होंगे। तो बेसिकली हमें उनकी पास्ट स्टोरीज़ दिखाया जाएगा कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर इल्यूमिनाटी कर क्या रही थी इतने टाइम से। तो ये जो है स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, और इनके बारे में हमने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा तो है, लेकिन एक अलग नज़रिए से हम इसको अब देखने वाले हैं। सो गाइस, हर एक इशू को जो है मैं हर एक एपिसोड के अंदर, यानी एक एपिसोड के अंदर शेयर करूंगा, और इस तरह हमारे पास इस सीरीज़ के 5 एपिसोड्स हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान में रखिएगा कि इसके जो 4 इश्यूज़ हैं वो उनको मैं एक के बाद एक रिलीज़ कर दूंगा अपने चैनल पे, जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ। लेकिन आखिरी जो इसका आखिरी 5वां इशू है वो मैं फ़ौरन अपने चैनल पे शेयर नहीं करूँगा। और उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि टाइमलाइन के अंदर जब वो इशू मुझे शो करना है मैं तभी करूँगा, और जब मैं करूँगा तो आप लोग हिल के रह जाएंगे, ये मेरी बात मान लीजिए। सो गाइस, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को सेट कर रहे हैं। सो गाइस, चलिए बिना किसी और देरी के अब इस ऑसम कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो हमारी कहानी है इस कॉमिक्स की वो है क्री स्क्रल वॉर के ऊपर। आपको याद है कि जब 1970s के कॉमिक्स में क्री स्क्रल वॉर हुई थी तो उसका जो है मार्वल कॉमिक्स में यानी बहुत ज़बरदस्त इवेंट माना गया था, उसका बहुत बुरी तरीके से असर बना था। और मैं बताता चलूँ कि इल्यूमिनाटी की बनने की वजह यही थी कि वो क्री स्क्रल जो वॉर हुई थी उसके बाद आयरन मैन को एहसास हुआ, रीड रिचर्ड को एहसास हुआ कि हमें अपनी एक टीम बनाने की ज़रूरत है जो उनको मुँह तोड़ जवाब दे सके। और हम देखते हैं कि बेसिकली जब पहली बार जो है इल्यूमिनाटी बनी तो उसका पहला मिशन ही कुछ यूँ था। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कॉमिक की तरफ। हम बहुत साल पहले शिफ्ट होते हैं एक स्क्रल के होम वर्ल्ड के ऊपर, और बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्क्रल का डेलीगेट्स वगैरह बैठे हुए होते हैं, और वो जो है अभी क्योंकि अर्थ के ऊपर से हार के आए हैं तो वो अपनी हार वगैरह को डिस्कस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन लोगों की जो है फ्लीट्स की बहुत बुरी हालत हो गई होती है। लेकिन हम देखते हैं कि उनका जो किंग होता है वो बोलता है, और वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी इतनी अजीम वॉरियर्स की जो टीम है वो हार गई क्री के कुछ लोगों से। तो स्क्रल का जो वो आदमी होता है बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि स्क्रल के लोग तो हमारे लिए बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, लेकिन जो बीच में इंटरवेंशन आई थी उसने हमें हराने की कोशिश करी है। तो वहाँ पे वो बोलता है कि इस सेंटेंस को ख़त्म करने की हिम्मत भी नहीं करना। तुम्हें क्या लगता है कि वो अर्थलिंग कीड़े वो हमें रोक सकते हैं जब क्री नहीं रोक पाए? तो वो बोलता है कि माय हाइनेस, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ आपसे, आप बहुत ज़्यादा नोबल और होलीस्ट हैं, लेकिन अर्थ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल हैं। वो जो है उन लोगों के पास अलग अलग किस्म की एबिलिटीज़ हैं, और उनको अभी तक हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उनके पास एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसको वो लोग कहते हैं होमो सुपीरियर, जिनके पास अलग अलग किस्म की पावर्स हैं और अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं, उसके बारे में हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। और वो उस प्लेनेट के ऊपर अपना एक अलग ही निज़ाम जो है फॉलो करते हैं, वो एक डिस्कस्टिंग रेस है। और वो जो ग्रुप जो अपने आप को म्यूटेंट्स बुलाता है वो तो हर साल जो है थाउजेंड्स की रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से वहाँ के लोग
और जिस तरह से अर्थ के ऊपर सुपर पावर और सुपर हीरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पे जो है क्री का इंटरवेंशन भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल माय लॉर्ड मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम कभी भी जो है अर्थ को एक प्लेनेट के ज़रिए कॉन्कर कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि पीछे से एक पोर्टल खुलता है और आवाज़ आती है कि योर हाइनेस, मेरा नाम है डॉक्टर रीड रिचर्ड ऑफ अर्थ्स फैंटास्टिक फोर और मेरा नाम है आयरन मैन ऑफ द एवेंजर। मैं हूँ प्रिंस नेमोर, रूलर ऑफ एटलांटिस। मैं हूँ डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज, मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स। और मैं हूँ प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर और मैं ही वही जेनेटिक एट्रोसिटी हूँ जिसके बारे में ये तुम्हारा बंदा अभी रेफर कर रहा था। और मेरे पीछे खड़ा है ब्लैक बोल्ट, रूलर ऑफ इनह्यूमंस। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं तुम्हें ये बात बताने के लिए कि अब हम जो है तुम्हारी अर्थ के ऊपर इस तरह की इन्वेजन्स को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुमने जो है अर्थ के करीब आने की या उसके ऑर्बिटल के पास भी गुजरने की कोशिश भी करी तो हम समझेंगे कि तुम हमारे साथ जंग चाहते हो और हम अपनी पूरी फोर्स और मैन पावर गैदर करेंगे और उसका तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये हमारी तरफ से फाइनल वार्निंग है। तो आयरन मैन बोलता है हाँ, मतलब अगर तुम हमारी तरफ आए हमारे लिए तो फिर हम तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारे लिए। तो वहीं पर स्क्रल का जो लीडर होता है बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में आके मुझे धमकी देने के, तुम्हारा प्लेनेट अर्थ वो प्लेनेट हमारा है। मगर रीड रिचर्ड भी वहीं पर गुस्से में आते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि ये जो है तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता है, तो इसकी सोच अपने दिमाग से निकाल दो। क्या तुम्हें समझ आ रही है मेरी बात? वहीं पर देखते हैं स्क्रल का लीडर बोलता है कि मेरी बात ज़रा कान खोल के सुनो रीड रिचर्ड ऑफ अर्थ, कि तुम्हारी स्पीशीज़ का हर एक मेंबर जो है मेरे रूल के अंदर मरेगा और वो तुम्हारी फैमिली होगी सबसे पहले जिसका खून मैं अपनी ज़बान से चखूँगा। तो वहीं पे रीड रिचर्ड बोलता है कि वेल ऑब्वियसली मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तो आयरन मैन बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो आयरन मैन बोलता है तो ब्लैक बोल्ट, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? और हम अगले पल देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट जो है अपनी ज़ोरदार आवाज़ निकालता है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जहाज़ जिसके अंदर स्क्रल के सारे लोग और लीडर मौजूद होता है वो चुटकियों में धमाके से उड़ जाता है। और वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि आयरन मैन वगैरह जो है अपने जहाज़ के अंदर वो दोबारा टेलीपोर्ट होते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। और वहीं पे बाहर नेमोर खिड़की से देखता है और हंस रहा होता है और बोलता है कि ये देखो ज़रा इनकी क्या हालत कर दी हमने, कितना मज़ा आ रहा है इन लोग को मारने में। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको एंजॉय करने की ज़रूरत है, ये सिर्फ ज़रूरी था इसीलिए हमने किया है। तो नेमोर बोलता है कि क्यों ये सब ज़रूरी नहीं है, मुझे तो उनको मार के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये मेरे प्लेनेट के ऊपर अटैक करने आए थे और ये दोबारा प्लानिंग कर रहे थे हमारे ऊपर अटैक करने की, तो मैं इनके ऊपर दोबारा भी ये करूँगा और खुश होऊंगा। और अगर तुम लोगों को एंजॉय नहीं करना है तो मत करो, मैं तुम लोगों के हिस्से का भी एंजॉय कर ही लूँगा। और हम अचानक देखते हैं कि उनके जहाज़ में कुछ गड़बड़ होती है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि ये क्या था। तो आयरन मैन बोलता है कि अपनी सीट बेल्ट लगाओ। और डॉक्टर, मैंने तो सोचा था कि आपने जहाज़ को क्लॉक किया हुआ है तो वो हमें देख कैसे सकते हैं। तो वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि देखो मुझसे जो हो रहा है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहीं पर चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि ये पायलट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं इसके दिमाग में घुस नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे पास कोई फोर्स है जो मुझे इसके दिमाग में घुसने से रोक रही है। लेकिन अगली पल हम देखते हैं कि उन लोग का जहाज़ जो होता है वो स्क्रल के लोग उड़ा देते हैं और वहाँ पर स्पेस के अंदर एक बहुत ज़ोरदार धमाका हो जाता है जिससे आयरन मैन वगैरह सब स्पेस के अंदर बिखर जाते हैं। और इस तरह जो है वो लोग सब स्पेस के अंदर बेहोश होकर इधर से उधर फ्लोट हो रहे होते हैं। और अगले पल हम देखते हैं जब आँख खुलती है तो रीड रिचर्ड की बहुत बुरी हालत हुई भी होती है, उनके ऊपर स्क्रल्स के लोग जो हैं बहुत बुरी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि जाके हमारे किंग को बता दो कि आज हमारे एम्पायर के लिए बहुत दिनों के बाद एक अच्छा दिन आया है। ये जो अर्ली स्टडीज़ और सैम्पलिंग्स हमने ली है इन अर्थ स्पेसनर से, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वो ग्रुप है अर्थ का जिसको हीरोज़ कहा जाता है, इनके अंदर जेनेटिक एबिलिटीज़ हैं और इनको स्टडी करने में मुझे अब और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा है। अब हमें जो है फाइनली आखिरकार जो है रीड रिचर्ड के ऊपर अपनी थ्योरीज एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल गया है। तो वहाँ पे दूसरा साइंटिस्ट बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। और वो बोलता है कि हाँ, और मैं इस बात के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि रीड रिचर्ड की आखिर लिमिट क्या होगी, ये तो खींचता ही जा रहा है और रुका ही नहीं जा रहा। और वहीं पर दूसरी तरफ वो देखता है और बोलता है अब हमें ये बात भी पता चल गई है कि जिसको वो लोग नेमोर बुलाते हैं, जो समंदर के अंदर ज़्यादातर टाइम रहता है, वो जो है उनकी स्पीसीज़ में होमो सुपीरियर कहलाता है। तो दूसरा साइंटिस्ट बोलता है कि सुपीरियर? तो बोलता है कि हाँ वेल ह्यूमंस उसको कुछ ऐसा ही बोलते हैं। और वहीं पे वो साइंटिस्ट बोलता है कि इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो 0.9% पे रखना, लेकिन इसको मारना नहीं, इसको सिर्फ ऐसे तड़वाते रहना क्योंकि अभी हमें इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। और वहीं पे वो बोलता है कि ये देखो ये इन ह्यूमंस का ब्लैक बोल्ट है और इसकी वोकल कोड्स वो तो लाजवाब हैं, मतलब इसकी सिर्फ आवाज़ जो है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे इतनी डिस्ट्रक्टिव फोर्स बनती है कि इसने हमारे जहाज़ को उड़ा दिया। और अगर ये चिल्लाता रहे तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये हमारे पूरे इंटायर स्टेट या पूरे प्लेनेट को भी तबाह कर सकता है। लेकिन ये इनह्यूमन जो हैं ये क्री के बनाए हुए लोग हैं, इनके टेरिजन मिस्ट के बारे में क्या तुम कुछ जानते हो? तो बोलता है कि नहीं, उस बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं, उन लोगों की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। तो दूसरा वाला बोलता है कि हाँ, लेकिन इसकी डेथ जो होगी वो बहुत ज़्यादा लवली होने वाली है। और बोलता है कि ये म्यूटेंट
इसकी पावर्स को जानना बहुत आसान है। जैसा कि हमें पता चल रहा है कि इसकी पावर्स का ओरिजिन जो है इसके अंदर का म्यूटेंट जीन है, उसी की वजह से इसका डीएनए जो है उसकी वजह से इसको पावर्स मिलती हैं। इसमें कोई ख़ास बात तो और है नहीं। लेकिन ये है एक सॉर्सरर यानी मैजिशियन। ये बोलता है कि ये जो है ये बहुत ख़तरनाक है और ये हम पे काफ़ी ज़्यादा भारी भी पड़ सकता है। इसको समझने के लिए हमने जो है अपने आइलैंड से प्रीस्ट को बुलवाया है, वो ही इसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो दूसरा वाला बोलता है तो क्या इसके बाद हम उसको खोल के देख सकते हैं इसके अंदर क्या है? तो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, पहले हमारे प्रीस्ट को इसके ऊपर एग्जामिन करने दो, उसके बाद हम इसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। और ये है अवेंजर्स का आयरन मैन। ये जो है मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल, हल्का, जिसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, एक प्रिमिटिव ह्यूमन है जो कि अपने आप को एक रोबोट आर्मर के अंदर बंद करके रखता है। और मुझसे पूछो तो इसके रोबोट आर्मर भी कोई बहुत ज़्यादा पुराने से मानेगा, लेकिन ये अर्थ की सिविलाइजेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस माना जा रहा है। और वैसे भी इसको उतारना इतना ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं, और मुझे लग रहा है कि ये अब हमारे रॉयल ट्रॉफी रूम के अंदर सजने वाला है। लेकिन इस आर्मर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक यही आर्मर थे जिसकी वजह से टोनी स्टार्क का दिल हमेशा धड़कता रहता है। लेकिन अब देखना यह है कि ये अपने आर्मर के बगैर कितनी देर जिंदा रह पाता है। तो वो बोलता है दूसरा वाला कि इसमें तो बहुत मज़ा आने वाला है। और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन को एक जेल के अंदर रखा हुआ होता है बगैर आर्मर, बगैर कपड़ों के, और आयरन मैन की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है और बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे बस सांस लेनी होगी, मुझे सिर्फ फोकस करना होगा और कुछ नहीं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उसके सेल के बाहर जो स्क्रल्स खड़े होते हैं वहाँ पर अचानक धमाका होता है और वो सारे वहाँ पर गिर जाते हैं। तो वहीं पर आयरन मैन देखता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, और बाहर ही हम देखते हैं कि दूसरे पल थॉर का हथौड़ा हमें दिखता है और वो बोलता है कि आयरन मैन, लग रहा है कि तुम्हें एक फ्रेंडली असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो कैप्टन अमेरिका, विजन, वांडा मैक्सिमोफ और क्विक सिल्वर और साथ में जैनेट वैन डाइन, तो बेसिकली ये उस वक्त की जो मार्वल एवेंजर्स की टीम हुआ करती थी, क्लासिक एवेंजर्स की टीम, ये वो टीम है। और हम देख रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका बोलते कि हम तुम्हें यहाँ पे रेस्क्यू करना है पाल, चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तो आयरन मैन बोलता है कि रियली, वाह, तुम्हें पता है कि तुम स्क्रल्स एम्पायर वालों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि तुम लोग इतना ज़्यादा प्लेजर करने की कोशिश करते हो कि सामने वाले को साफ साफ शक हो जाता है और अपने ओपोनेंट को तुम अंडर एस्टिमेट करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना पागल हूँ कि तुम लोगों के ऊपर विश्वास कर लूँगा? तुम्हें पे कोई सिल्वर बोलता है कि देखो मैंने तुमसे कहा था कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो वांडा बोलती कि नहीं नहीं, ऐसी नहीं है, हम इसके ज़रिए हम जो है इस वे से इन्फॉर्मेशन निकलवा के रहेंगे, वरना हमें इसको काटना तो वैसे भी है। लेकिन कैप्टन अमेरिका बोलती कि नहीं नहीं, ज़रा रुको, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जेनेट बोलती कि वो क्यों? तो थॉर बोलता है क्योंकि इन लोगों ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इनके टीममेट्स इनको यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आएंगे, क्योंकि इनको कोई अर्थ पे जानता ही नहीं है कि ये हमसे यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं, ये बिल्कुल अकेले हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो है उनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है, टोनी स्टार्क के ऊपर। और लेकिन टोनी स्टार्क जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है और कैप्टन अमेरिका, थॉर, वांडा मैक्सिमोफ, क्विक सिल्वर सबकी छुट्टी कर देता है और बोलता है कि थैंक्स कैप्टन, कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग के लिए। और इस तरह हम देखते हैं आयरन मैन वहाँ से भागता है और जो है सबसे पहले चार्ल्स ज़ेवियर को छुड़वाता है अपने साथ और पूछता है कि चार्ल्स, क्या तुम ठीक हो? तो चार्ल्स बोलते कि नहीं, लेकिन हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा और बाकियों को भी ढूंढना होगा। तो चार्ल्स बोलते कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तो बोलता है कि हाँ, लेकिन मेरा आर्मर मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे कहीं है। तो चार्ल्स बोलता है कि देखो, तुम अपने आर्मर के बगैर जिंदा नहीं रह पाओगे ज़्यादा देर, मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारा हार्ट। तो टोनी बोलता है कि ये सब छोड़ें, लेकिन बताएं कि और बाकी कहाँ हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग बाकी सबके पास जाते हैं और इस तरह नेमोर को छुड़वाते हैं। और नेमोर बोलता है कि मुझे कुछ चीज़ दो मारने के लिए, बस बहुत हो चुका है। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि बी माई गेस्ट, आ जाओ मेरे साथ, मेरा भी कुछ यही दिल चाह रहा है। कि नहीं, उन लोगों ने पूरा आर्माडा बुला लिया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो टोनी बोलता है कि कितनी शिप्स आ रही हैं? तो चार्ल्स ज़ेवियर बोलते हैं कि मैंने कहा आर्माडा, जितनी शिप्स हैं वो सारी यहाँ पे आ रही हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं, हम आई ऑफ अगामोटो को यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते हैं, हमें वो हासिल करनी ही होगी। और वहीं अगले पल टोनी जो है गिर जाता है क्योंकि उसका हार्ट बीट होना बंद होना शुरू हो चुका होता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मेरी तरफ देखो, तुम्हारा आर्मर जो है वो अभी मिला नहीं है, तुम मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट करते हैं। तो टोनी पूछता है कि डॉक्टर, आपने ये क्या किया है मेरे साथ? तो बोलता है कि ये मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि हमारे घर पहुँचने तक तुम्हारा दिल कम से कम धड़कता रहेगा। तो टोनी बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब रीड रिचर्ड को ढूंढो जल्दी से, और इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग रीड रिचर्ड की तरफ जाते हैं तो वो लोग की आंखें फटी रहती है क्योंकि उन्होंने रीड रिचर्ड का बहुत बुरा हाल किया हुआ होता है। लेकिन वहीं पर आयरन मैन जो है सारे स्क्रल्स के लोगों के ऊपर शूट करता है और इस तरह जो है वो लोग वहाँ से रीड रिचर्ड को छुड़वाते हैं और निकलने की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम स्क्रल का जहाज़ उड़ा सकते हो। तो टोनी बोलता है कि देखो, इसको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। और इस तरह जो है वो लोग स्क्रल के जहाज़ के अंदर बैठते हैं और वहाँ से सब निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पीछे से देखते हुए बोलते हैं कि बाय द होरी होस्ट ऑफ, क्योंकि हम देखते हैं कि उनके जहाज़ के पीछे के पूरा का पूरा एक आर्माडा जो है वो लगा होता है। तो वहीं पे चार्ल्स ज़ेवियर बोलते हैं कि ब्लैक बोल्ट कह रहा है कि पीछे का दरवाज़ा खोलो, वो कुछ कर सकता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब है, हम लोग यहाँ पे ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, यहाँ का दरवाज़ा खोल दिया तो।
तो रियर टीचर बोलता है कि डॉक्टर तुमको इल्यूजन कास्ट करो, कोई स्पेल बनाओ जिसके जरिए वो लोग डर के यहाँ से भाग जाएं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वो लोग इतने फूल्स नहीं हैं, वो लोग समझ जाएंगे कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि तुम इल्यूजन बनाओ और उनके दिमाग के साथ मैं थोड़ा सा खेलने की कोशिश करूंगा, तुम उसकी फिक्र नहीं करो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल पढ़ना शुरू करते हैं, द इमेजेस ऑफ आइकॉन। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली उन्होंने वहाँ पे जो है गैलेक्टस को अपीयर कर दिया होता है और चार्ल्स एक्सेवियर ने उनके दिमाग में ऐसा डाल दिया होता है कि वो सच में गैलेक्टस है। और स्क्रैल के लोग गैलेक्टस से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि गैलेक्टस पहले उनके बहुत सारे होमवर्ड्स को तबाह कर चुका है। और इस तरह वो लोग सब वहाँ से भाग जाते हैं और किसी ना किसी तरीके से बचते बचाते वो लोग जो है स्क्रैल के स्पेस से बाहर निकलते हैं। और नेमोर बोलता है कि वो लोग हमारे पीछे ज़रूर आएंगे। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि वो लोग तो हमारे पीछे वैसे भी आ रहे थे, क्या तुमने सुना नहीं था? तो आयरन मैन बोलता है कि नेमोर बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन हमें ये बात यहाँ से क्लियर हो गई है कि अब वो लोग जो हैं लड़ने के लिए ज़रूर आएंगे और जब वो आएंगे तो इस बार की फ़ाइट एक रियल फाइट होनी चाहिए, हमें जो है उनके लिए तैयारी शुरू कर देनी होगी। और इस बार मुझे लग रहा है कि वो लोग कोई नई चाल इस्तेमाल करेंगे हम पे अटैक करने के लिए। और इसी तरह वहाँ पे वो सारे लोग जो हैं बहुत परेशान होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो वहीं पे टोनी बोलता है कि देखो वेल, कम से कम हमें ये तो पता है कि अब जो जंग होगी वो बहुत ख़तरनाक जंग होगी। और वहीं पे हम स्क्रल एम्पायर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उसके किंग को रिपोर्ट दी जा रही होती है और बोलते हैं योर एक्सीलेंस, आप हमारे डैमेज रिपोर्ट जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। तो वो किंग बोलता है कि बस चुप हो जाओ, मुझे ये बताओ क्या हमें जो उनसे चाहिए था वो हमें मिल चुका है? तो वो साइंटिस्ट बोलता है कि बिल्कुल योर एक्सीलेंस। तो स्क्रल का जो किंग होता है वो बोलता है कि फिर ठीक है, ये सारी बर्बादी इसके लिए वर्थ रखती है। हमारे प्रीस्ट और साइंटिस्ट को बोलो कि काम पे लग जाए, उनको पता है कि क्या करना है, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे, चाहे उनको जो भी करना पड़े, मैं इसके लिए इंतज़ार करूँगा, लेकिन उनको बोलो कि काम पे लग जाएं। दी एंड। तो गाइस हमारा यहाँ पे ये वाला इशू ख़त्म होता है जिसके अंदर हमने बेसिकली वो स्टोरी देखी कि जब इल्यूमिनाटी सबसे पहले अपने मिशन पे गई थी तो वो बेसिकली वॉर्न करने के लिए गई थी स्क्रल्स को उनके होम वर्ल्ड के ऊपर ही, लेकिन वो चाल उनके ऊपर उल्टी पड़ गई और स्क्रल्स के लोग ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, उनके सैंपल्स वगैरह कलेक्ट कर लिए हैं। और अब हमें यहाँ से पता है कि स्क्रल के लोग जो हैं दोबारा से अर्थ के ऊपर इन्वेजन करेंगे और वो कब करेंगे वो बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन हमें ये एक बैक स्टोरी दिखाई जा रही है जिससे हमें ये बताया जा रहा है कि अब जो इन्वेजन होगी उसके पीछे की ये बहुत बड़ी वजह होगी कि इतने सालों पहले इल्यूमिनाटी के मेंबर्स उनको धमकी देने गए थे, तो उसकी वजह से वो लोग अर्थ पे अब दोबारा बदला लेने के लिए आएंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टोरी आर्क होगा वो इन्फिनिटी गॉलनेट के ऊपर और इन्फिनिटी स्टोन्स के ऊपर होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।